हाँ जी बच्चों, आज हम कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन की बात करेंगे। देखिए, कोई भी मोशन होती है ना, उसके साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये कैसे होते हैं? मोशन को फ्रीली नहीं चलने देते, है ना। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं मोशन के ऊपर। तो हम दो तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो है ना कॉमनली पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोशन। कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोशन। तो देखिए, जब हम कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोशन की बात करेंगे ना, तो हम दो तरह के कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट, है ना। स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट, है ना। दूसरे हम कंस्ट्रेंट की बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट। एक कॉमन कंस्ट्रेंट। वैसे तो कंस्ट्रेंट कई सारे हो सकते हैं, है ना, कि बस उसके अलावा चल ही नहीं सकता है। एक ग्रूव बना दिया, अब पार्टिकल को ग्रूव में ही चलना पड़ेगा, चाहे फोर्स कैसे भी लगे, है ना। जैसे नाली बना दी तो पानी को नाली में ही बहना पड़ता है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, एक कंस्ट्रेंट है। हम सीमाएं तय कर देते हैं, हम लिमिट्स फिक्स कर देते हैं कि इसके बाहर नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात हम करेंगे स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट। तो देखिए, ये स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट के लिए मैं दो बातें करूंगा। सबसे पहला स्टेटमेंट इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज एक मिनट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कभी रस्सी की लंबाई जो है ना वो बढ़ या घट नहीं सकती। अब रस्सी की लंबाई बढ़ या घट नहीं सकती, तो पार्ट जो उससे ब्लॉक्स वगैरह कहीं भी लगे हुए हैं उनको उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि कभी भी रस्सी की लंबाई में कोई चेंज ना आए। अगर मान लो दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तीन ब्लॉक्स लगे हुए हैं, या दो रस्सियाँ लगी हुई हैं, तीन रस्सियाँ लगी हुई हैं, तो भैया बात यह है, कुछ इस तरह से मोशन होनी है कि आपकी सारी रस्सियों की लंबाइयाँ कभी भी ना बदलें, कभी भी ना बदलें। आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका यूज करके जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बड़ी भारी जो है ना, कई बार जो है काफ़ी कुछ प्लस माइनस हो जाता है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। हालांकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? हमें साफ साफ नज़र आता है कि हाँ, ये जो रस्सी है ये इस तरह से चल रही है, तो ये रस्सी का क्या हाल होने वाला है, ये सब चीज़ें हमें शुद्ध रूप से दिखाई देती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक सपोर्ट है ना, और मान लो यहाँ पर एक पुली लटकी है, यहाँ पे एक पुली लटकी है, यहाँ एक ब्लॉक है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल, ये एक ब्लॉक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ और यहाँ। अब एक ब्लॉक ये है ना। अब देखो कौन सा ब्लॉक भारी है, हल्का है, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन एक बात पक्की है कि चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए। अब आप देखो कि अगर मान लो ये रस्सी 1 सेंटीमीटर ऊपर गई, ये वाली रस्सी सपोज 1 सेंटीमीटर ऊपर गई है ये रस्सी, है ना। ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर ये ब्लॉक गया, इसका मतलब ये रस्सी यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम हुई। अब 1 सेंटीमीटर कम हुई तो ये रस्सी यहाँ से यहाँ जाएगी, यानी कि ये आधा सेंटीमीटर नीचे आएगा। ये 1 सेंटीमीटर तो ये आधा सेंटीमीटर आएगा, ऑटोमेटिक अपने आप आएगा आधा सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर आए, अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर आए तो ये ब्लॉक फिर
इधर से 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो इधर से ये रस्सी 1 सेंटीमीटर रिलीज होगी, 2 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि डबल जाएगी वो। अब ये रस्सी के कारण हो रहा है कि रस्सी की लंबाई ऐसी है ना, तो नेचुरल है कि रस्सी तो की लंबाई तो बदल नहीं सकते हम, है ना, तो अपने आप ही आता है इस तरीके से। ये बहुत सारे जो है ना इस तरह के कंस्ट्रेंट्स जो हैं जो है आपके पास में है। देखो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ इन कंस्ट्रेंट्स का, राइट। कैसे कि जैसे मान लो ये लो जी, एक पुली, 2 पुली, ये पुली ऐसा लगा दिया। अब रस्सी तो एक ही है, मान लो सब मासेज बराबर बराबर है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये वाला जो मास है, ये वाला जो मास है किसी भी कारण से अगर ऊपर जावे, अगर ऊपर जावे किसी भी कारण से ऊपर जाता है ये मास, तो देखो क्या होगा, है ना। ये अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो इन दोनों मासेज का क्या हाल होगा अगर ये बराबर बराबर चलें, तो अलग अलग ना चलें, है ना। तो देखिए क्या होगा कि अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर गया है ना, तो ये रस्सी 1 सेंटीमीटर ऊपर गई है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर गई है तो यहाँ से ये रस्सी जो है ना लूज होगी इधर की तरफ से, है ना, इधर भी लूज होगी। तो ऑब्वियस है कि भाई ये 1 2 3 4 रस्सियाँ हैं, तो मेरे को लगता है ये 1/4 ऑब्वियस सोचिए, एकदम ऑब्वियस सोचिए, ऐसा चलना चाहिए, शायद चलना चाहिए। ये एक कॉमन सेंस की बात है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भैया ये चलेगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो चलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन अब इसमें है ना थोड़ा सा कई बार जो है सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम पकड़ नहीं पाते। तो मैंने इसके लिए जो है ना एक अलग तरह से रूल आपको डिफाइन कर देता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेज। देखिए लॉ क्या है, लॉ है वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो। टोटल वर्क डन, है ना, इसको लिखो टोटल वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो। हमेशा ही जीरो होगा वो, है ना। टोटल वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेज इज ऑलवेज जीरो। एक मिनट जरा, इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए जैसे मेरे पास में ये पेन है, अब अगर मैं इसको दबाऊं, ठीक, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मेरा अपोज कर रहे हैं, मैं इसको दबा रहा हूँ, सारे मॉलिक्यूल्स इसका मेरा अपोज कर रहे हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी देखते हैं, अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। मैंने पेन को दबाना चाहा, राइट, तो मेरा अपोज तो हो ही रहा है, पेन के मॉलिक्यूल्स दबना नहीं चाहते, लेकिन वो पेन के मॉलिक्यूल्स अंदर ही अंदर आपस में भी अपोज कर रहे हैं। दैट इज इंटरनल फोर्स कहलाता है। अंदर ही अंदर आपस में अपोज कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपोज कर रहा है, तीसरे को। जब मैंने ऐसा किया, अब मैं अगर इसको खींचूं तो भी ऐसा ही हो रहा है। इसी तरह से ये जो हम रस्सियां लगा देते हैं, इन रस्सियों में भी ऐसा ही हाल होता है, कि ये एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और जब ये इस तरह से करते हैं तो हमारा जो है ना वर्क होता है नेट, टोटल मिला करके हमेशा जीरो होता है। आपको मैं बताऊं इंटरनल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए टेंशन फोर्सेज आर इंटरनल फोर्सेज, है ना। टेंशंस इन स्ट्रिंग आर इंटरनल फोर्सेज, हमेशा ही इंटरनल फोर्स होते हैं। तो अब टेंशन इन स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इंटरनल फोर्सेज।
तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा वर्क क्या होता है। वर्क तो आप जानते ही हैं अपने आप ही कि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, ये आपका वर्क होता है। अब टेंशन सारे के सारे इंटरनल फोर्सेज हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी वर्क डन होगा टेंशंस के कारण सिस्टम में, है ना, तो एज ऑल द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर इंटरनल फोर्सेज, as all the tensions in the string are internal forces, so net work done या total work done, है ना, total work done by the all tensions are, है ना, 0। 100% उसका सम 0 ही आने वाला है। कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, टोटल मिलाकर के 0 आ जाएगा। तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सिग्मा टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इट इज इक्वल टू 0, ये मैं बोलूँगा। अब बड़ी सिंपल से बोल दिया भैया, जितने भी टेंशंस हैं सिस्टम पता नहीं कितना बना हुआ है। अब सिस्टम कितना हो सकता है, एक पुली का सिस्टम हो सकता है, 2 पुली का हो सकता है, 5 पुली जो लग सकती हैं, 1 ब्लॉक लग सकता है, 2 ब्लॉक लग सकते हैं, 4 ब्लॉक लग सकते हैं, रस्सियाँ भी कितनी भी हो सकती हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है सिस्टम के अंदर साहब। कुछ भी हो, कितनी भी रस्सियाँ हो, कितना भी ब्लॉक हो, कितनी भी पुलीज हो, ये चीज़ जो है ना टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, प्लीज़ डॉट प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए आप। डॉट प्रोडक्ट पर ध्यान देने का मतलब ये होता है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दी एंगल्स, कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल्स क्या है। कई बार रस्सियाँ टेढ़ी मेढ़ी भी तो होती हैं ना, वो भी अपन को ध्यान रखना है। अब ये आपका टेंशन डॉट टी डॉट एस इक्वल टू 0 आएगा, समेसन। जितने भी टेंशन्स होंगे हमारे सिस्टम में, हम कुछ नहीं करेंगे, मस्ती मारेंगे पूरी, आंख मीच करके टोटल वर्क डन 0 कर दो। आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। और ये वाला जो है ना सिस्टम, ये जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना, काफ़ी सारे लोग इससे पढ़ाते हैं। अच्छा, एक्चुअल में पता है क्या होता है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये जो बात है, ये बात समझ में बड़े आराम से आ जाती है, समझ में बड़े आराम से आ जाती है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, है ना, मतलब इस वाले कंसेप्ट से 10 टाइम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और गलतियाँ होने की भी संभावना रहती हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने की संभावना रहती है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो आपको एंगल चेक करना है कि एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है या 180 डिग्री है। 180 डिग्री एंगल कैसे होता है, टेंशन हो इधर और ब्लॉक जावे उधर, तो 180 डिग्री हो गया, है ना। हाँ, चलिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये आपका 0 होगा। सिग्मा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपका 0 होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? बहुत आसान सी बात है। अब इसके एप्लीकेशन की बात आती है ना। हाँ, तो ये एप्लीकेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे इसकी एप्लीकेशन होनी है, कैसे इसकी एप्लीकेशन होनी है। तो देखिए, मैं एप्लीकेशन के लिए आपको जो है ना 1-2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, है ना। तो देखो, आपका जो फॉर्मूला चार्ट है, इसमें से मैं जो है ना क्वेश्चन नंबर 29 ले रहा हूँ। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, केवल आपको आइडिया दे करके छोड़ दूँगा, कंप्लीट आप करेंगे, राइट। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ
और चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को आइडिया यहीं दे देते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है फॉर्मूला चार्ट के अंदर, राइट। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से आपका ये गया, यहां से आपका ये आया, ये आपकी एक पुली यहाँ लगा रखी है, इन्होंने यहाँ लगा रखी है। अब इन्होंने क्या किया है कि आई एम ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट इज वन इज M1 एंड अदर इज M2। तो हियर इट इज M2, यहाँ M1 है, करेक्ट। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा ब्लॉक किधर जा रहा है, वी डोंट नो, वी डोंट नो। हो सकता है M1 M2 की वैल्यूज दे दें आपको एग्जाम में, है ना। तो M1 M2 की वैल्यूज दे दें तो भी आप यहाँ पता नहीं लगा सकते, है ना। अब सवाल में दे नहीं रखा, वैसे मेनी टाइम्स क्वेश्चन में दे देते हैं कि भैया कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्या है ना। तो अब यहाँ नहीं दे रखा सवाल में। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं करेंगे। हम या तो दोनों ब्लॉक्स को नीचे चला देंगे या दोनों ब्लॉक्स को ऊपर चला देंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ ऊपर चले जाएंगे या दोनों ब्लॉक्स नीचे आएंगे। आई नो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं, लेकिन आपकी वो मैथमेटिक्स अपने आप ठीक कर देगी। आपका अल्टीमेट रिजल्ट जो आएगा ना, वो इक्वेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस अपने आप सुधार देंगी रिजल्ट को, है ना। उसकी चिंता आप ना करें। अगर आपके पास M1 M2 की वैल्यूज हैं तो, नहीं वैल्यूज है तो थोड़ा सा डाउटफुल है। अब देखिए क्या होने वाला है, कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो पक्का ही है कि भैया M1G फोर्स नीचे लगेगा, ये पक्का ही है कि M2G फोर्स नीचे लगेगा, है ना। ये आपका टेंशन, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम आएगा, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम आएगा, टेंशन सेम आएगा, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम आएगा, है ना। अच्छा अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ का टेंशन जो है ना, इस जगह का टेंशन 2T है। व्हाट अबाउट दिस टेंशन, यस दिस टेंशन इज ऑल्सो 2T, ऑल्सो 2T। अब अगर मान लो दे सवाल वाला, नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, चलो मैं दोनों केस करके बताता हूँ कि क्वेश्चन वाला नहीं दे रखा, क्वेश्चन वाला दे तो क्या घटनाएं घटित होंगी। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। देखिए अभी तो क्वेश्चन वाले ने दे नहीं रखा कि M1 M2 किधर जा रहे हैं, तो हम इसके बारे में हम कोई फैसला नहीं करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे, अपने आप जो A1 A2 को आना होगा आ जाएगा यार। तो देखिए सबसे पहले मैं कांस्टेंट इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना, आई एम राइटिंग कांस्टेंट इक्वेशन। अब देखिए कांस्टेंट इक्वेशन में क्या होगा कि हम A चाहिए, हमको A1 A2 चाहिए, वी वांट A1 A2, ये क्वेश्चन है ना। हाँ क्वेश्चन में A1 और A2 पूछा गया है, A1 पूछा गया है और A2 पूछा गया है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन पूछा गया है। अब जब ये A1 A2 पूछा गया है, देखो क्या होने वाला है, कांस्टेंट इक्वेशन में बना रहा हूं कि आपका इक्वेशन ये है, समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट A वेक्टर इज 0, ये आपका कानून है, बस आप अप्लाई करिए मस्ती से। ब्लॉक नंबर 1 को देखिए, टेंशन को ही देखना है, बाकी फोर्सेज को नहीं देखना, ये रियल फोर्स है, ध्यान दीजिए ये रियल फोर्स है, ये जो है ना रियल फोर्स है ना। तो आप देखिए इसको वर्चुअल वर्क कहते हैं एक्चुअल में, है ना। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क एंड सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज 0, है ना। सम ऑफ वर्चुअल वर्क
इज जीरो, हमेशा हमेशा जीरो होगा, राइट। चलिए, तो जब ये सम ऑफ वर्चुअल वर्क हमेशा जीरो है तो मैं ज़रा इसके बारे में यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम। ये जो फोर्स है ये कितना है, 2t है, 2t है। ये कितना है, t है। दोनों किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता किधर जा रहे हैं, तो हम दोनों को ऊपर की तरफ ले लेंगे, राइट। देखो कैसे, मैं लिख रहा हूँ +2t यानी अपवर्ड, अपवर्ड है ना, अपवर्ड माने टेंशन तो इस ब्लॉक पर, M2 ब्लॉक पर, लुक एट ऑल द ब्लॉक्स, M2 ब्लॉक पर टेंशन 2t है, राइट। प्लस a प्लस जो M1 ब्लॉक है उस पर आपका t है, इसको आप A2 बोलो, इसको आप A2 बोलो, और इसको आप बोलिए A1। अब इसको जीरो होना चाहिए, सॉल्व करो इक्वेशन को। तो देखिए आपके पास इक्वेशन आ रही है A1 इक्वल टू -2A2, ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन पता है क्या है, आपको सीधे सीधे सिग्नल दे रही है कि भैया एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, पक्का पक्का। तो आप देखिए जो ये चीज़ें हैं ना, ये अपने आप देंगे आपको सिग्नल, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस इक्वेशंस लिख लीजिए। क्या इक्वेशंस आपकी सिंपल आएंगी, क्या, M2G -2T इट इज इक्वल टू M2A2। एक तो इक्वेशन आपकी ये आ गई, नंबर 1 इक्वेशन, इसको कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। तो M2G -2T इक्वल टू M2A2, करेक्ट। अच्छा, और उधर से क्या आएगा, अच्छा सॉरी, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो भैया अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, तो आप अपवर्ड फोर्स ग्रेटर लो, अपवर्ड फोर्स ग्रेटर लो। देखो 2T -M2G इट इज इक्वल टू M2A2, ये काम हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब आपके पास में T माइनस M1G इट इज इक्वल टू M1A1, है ना। सो नाउ यू हैव 3 इक्वेशंस, 2 and 3, ओके। आपके पास में 1 2 3 इक्वेशंस हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके A1 A2 निकाल दीजिए, A1 A2 निकाल दीजिए। चलिए, अब क्या हो कि अगर आपको क्वेश्चन वाले ने दे दिया कि विच ब्लॉक इज कमिंग डाउन और गोइंग अप, है ना, ये क्वेश्चन मेकर ने आपको दे दिया इंस्टेंटली। तो देखो, अगर क्वेश्चन मेकर ने कह दिया कि भैया ये वाला ब्लॉक जो है नीचे आ रहा है, ये क्वेश्चन मेकर ने बोल दिया। अब जब ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्लॉक निश्चित रूप से ऊपर जाएगा, बस काम खत्म। अब आप देखो कितने आराम से आपका आंसर आ जाए, मतलब जो है ना इक्वेशन अपने आप ही हो गई अब तो। बट गिवन है तब आप अपनी तरफ से फैसला नहीं करेंगे, मासेज की वैल्यूज दे दे में ना, जैसे इसकी मास की वैल्यू दे दी 1 किलोग्राम, इसको दे दिया 2 किलोग्राम, तब भी आप फैसला ना करें, फैसला अपने आप आने दो, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है देन यू यूज। अब क्वेश्चन ने मान लीजिए दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर मैं लिख रहा हूं इसको, देखो M2 को +2T -A2 +2T ऊपर -A2 नीचे, है ना, राइट, +T +A1। अब की बार में निश्चित है कि A1 ऊपर ही जाएगा, इसको आप 0 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। A1 बराबर 2A2 आ गया। इक्वेशन सॉल्व कर दो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, राइट। अब इक्वेशन 2 और 3 में क्या होगा कि बिकॉज इट इज क्लियर दैट दिस ब्लॉक इज गोइंग डाउन, तो आप क्या करेंगे, M2G -T इक्वल टू सीधा सीधा M2A2 लिख दो, और क्या कर दो, उसको लिख दो T -M1G बराबर M1A1। अब आप सॉल्व करिए तीनों इक्वेशंस को, यू विल गेट योर रिजल्ट्स, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन जो है ना 30 वाला जो है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन जो है ना,
उसका ही क्वेश्चन है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है बस 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, उससे आपको कंस्टेंट समझ में आ जाएगा, फिर आप करते रहिए अपना काम। देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 30 फॉर्मूला चार्ट, आप चेक करिए इस फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन नंबर 30 को। ये इस तरह का सीन है, 2 पुलीज लगी हुई हैं, तो एक पुली यहाँ लगी है और एक पुली यहाँ लगी है ना। कुछ याद नहीं करना, और ये एक ऐसा लगाया है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, कुछ भी हो ये ब्लॉक हमें क्या लेना देना, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है इन्होंने कुछ, राइट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाला u स्पीड से नीचे ला रहे हैं हम, है ना। इधर से स्पीड u से नीचे आ रहा है, रस्सी को हम नीचे खींच रहे हैं, इधर से भी स्पीड u से हम नीचे खींच रहे हैं, राइट। अब ये ब्लॉक जो है किस स्पीड से ऊपर जाएगा, ये इधर से रस्सी को खींचा, इधर से रस्सी को खींचा, तो दिस ब्लॉक विल गो अप, क्योंकि ये इक्वल एंगल है, तो दिस एंगल इज गिवन यू थीटा, दिस एंगल इज गिवन यू थीटा, है ना, दोनों तरफ इक्वल एंगल है। अब ये u है, ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, राइट। अब ये जब ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा ये समझना है ना, तो अगर आप इसको वैसे अंदाज लगाएंगे तो आपको कभी गलत भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है ना। हम इसको जो है ना, अगर मान लो यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T, इसमें भी टेंशन T आएगा, है ना, टेंशन T मान लो, टेंशन T मान लो, करेक्ट। यहाँ भी टेंशन T लेते ही हम। अब देखो मैं इसकी कंस्टेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ, लिखूँ, आई एम राइटिंग कंस्टेंट इक्वेशन फॉर दिस पीस ऑफ द मोशन, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ द मोशन। 3 अलग अलग पीसेज हैं मोशन के अंदर, 3 टुकड़े हैं मोशन में, सारे सिस्टम के अंदर 3 टुकड़े हैं, तो हम तीनों टुकड़ों के बारे में इक्वेशन लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ +t - u, ये वाला लिख दिया, उसको लिख देता हूँ फिर +t, है ना, -u, नीचे डाउनवर्ड है। अब ऊपर वाले इसको लिख देता हूँ, इस वाले को, है ना, ये दोनों, ये क्या है कि अगर ये t है और ये t है, ये एंगल थीटा है भैया, थीटा है, ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ मान लो, इसकी वेलोसिटी कैपिटल V मान लेते हैं, है ना। तो अब देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा TV cos थीटा। हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट है समेशन ऑफ t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशंस हम बार बार काम में लेंगे, है ना। तो ये 3 इक्वेशंस को आप एकदम पक्का मान के चलो कि यही इक्वेशंस में हम काम लेंगे। अब आपका इसको 0 कर दो, बस खत्म, आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, है ना। आप देखेंगे तो ये v, अच्छा ये 2 है ना, हाँ, तो यहाँ 2 करो, इधर भी है ना, और इक्वल है, तो दोनों का आप इसको डबल करिए, आपके पास में v इक्वल टू आ जाएगा u/cos थीटा। देखा आपने कितना आसानी से आ गया। अब इसको करने का एक तरीका दूसरा वाला है, आप रस्सी की लंबाई जो है ना वो ले लीजिए। अब आप इसको है ना इधर से x मान लो, इधर से आप इसको y मान लो, हाइट को, है ना। तो ये लंबाई कितनी आएगी, x² + y² आएगी। फिर आप क्या करें, x² + y² को आप इसकी लंबाई मान ले में, कुछ भी मान ले में, फिर आपके क्या आएगा, x² + y² आया, तो आप x का डिफरेंशियल करें, y का डिफरेंशियल करें, l का डिफरेंशियल करें, फिर आप डिफरेंशियल करके इसकी वेलोसिटी को u लिखें, क्योंकि वो तो रस्सी की वेलोसिटी है, और फिर आप जो है उसका x² y², x का कोई डिफरेंशियल करोगे तो 0 आएगा, y का डिफरेंशियल करोगे तो अपनी वेलोसिटी आएगी। कर तो सकते हो आप, है ना, लेकिन थोड़ा सा बस कुम्बरसम हो जाएगा। और हमें जब हमारे पास टूल अवेलेबल हो तो टूल का यूज करिए, है ना। टूल क्या है आपका,
कंस्टेंट मोशन जो स्ट्रिंग्स की कंस्टेंट मोशन है उसका टूल बड़ा सिंपल बना दिया मैंने। टूल ये है भैया, हर हालत में एक ही टूल है और आप इसका यूज करते चले जाइए, आपके सारे सवाल बनते चले जाएंगे। मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ टूल को। इसे कहते हैं टूल। क्या है? टी वेक्टर सम लगाओ, समेशन लगाओ भैया यहाँ, समेशन इट इज 0। अगर मान लो क्वेश्चन वाला डिस्प्लेसमेंट पर फोकस कर रहा है, केवल डिस्टेंसेज और डिस्प्लेसमेंट पर फोकस कर रहा है क्वेश्चन वाला, आप ये इक्वेशन लगा दो। अगर क्वेश्चन बनाने वाला वेलोसिटी पर फोकस कर रहा है तो फिर आप ये इक्वेशन बना दो। अगर क्वेश्चन बनाने वाला एक्सीलरेशन पर फोकस कर रहा है तो फिर आप ये इक्वेशन बना दो, राइट। बाकी जो आपकी बातें हैं कि भाई आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, फोर्स, तो वो तो आपके हमेशा ही इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली है ही। क्या? A इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, ये तो आपको है ही। यानी कि आप पुलिस के और स्ट्रिंग्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे उड़ा सकते हो, सारे उड़ा सकते हो, बड़े आराम से उड़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, है ना। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। तो इसको आप एक बार देखें, एक मिनट जरा प्लीज़। तो देखो बेटा, जो है ना क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका इस तरह से है, ये M है और यहाँ पर ये ज़मीन है ना, हाँ ये ग्राउंड है ना। ग्राउंड पर भी कोई ब्लॉक रखा है, ये टेंशन तो आएगा, ये नेचुरल है, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम आएगा, ऑल राउंड टेंशन सेम आएगा, राइट। ओके, ये आपका वेलोसिटी 60, मतलब ये 10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है और ये आपको बताना है। नेचुरल है कि दिस विल गो दिस साइड तो दिस विल कम डाउन, इसका v मान लेते हैं, ये हमको पता लगाना है। तो देखो कंसेप्ट ये है कि सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आपका कंसेप्ट है। अब जब सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर आपका 0 है ना, तो देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ, ये है टी वेक्टर टी और ये है 10, तो टी इंटू 10 cos 60, क्योंकि ये टेंशन में और वेलोसिटी में एंगल है। तो हमारे पास टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर है। अच्छा, यहाँ का क्या हाल है? यहाँ का हाल है कि टी अपवर्ड है और वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो आप इसको माइनस लिख दीजिए, है ना। या आप टी वी कॉस 180 लिख दो, टी वी कॉस 180 डिग्री, तो माइनस ही आएगा, है ना। ये आ गया जी आपका, बस ये आपका आंसर आ गया। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो योर वी विल कम 10 cos 60, 10 cos 60 यानी 1/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। चलिए, जब ये आपका आ गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को भी आप देख लो, हैं कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 32। आप इसको देखेंगे ना तो एक ही रस्सी है, सारी की सारी रस्सी सिंगल है ना। तो एक साइड में टेंशन टी लगेगा, जो ये तीसरा वाला है ना इस पर केवल टेंशन टी लगेगा, दूसरे वाले पर 2t लगेगा, फर्स्ट वाले पर 2t लगेगा। देखो मैं इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, आप इसको ध्यान से देखिए फॉर्मूला चार्ट का, है ना। चलो मैं बना देता हूँ डायग्राम, मैं चाहता नहीं था डायग्राम बनाना, लेकिन चलो बना ही देते हैं। ये आया, ये आया, ये आया और ये आपका छत यहाँ पर है, छत से लटका दिया जी। ये आपका एम है। देखो आप, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, करेक्ट। अब देखो सीन ऐसा है कि
हमें कुछ नहीं पता कौन जा रहा है ऊपर, कौन जा रहा है नीचे, इन्होंने तीनों को नीचे चला दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तीनों को नीचे चला दो, है ना, तीनों ब्लॉक नीचे चला दिए। अब देखो ये बात एकदम झूठ है, तीनों ब्लॉक नीचे आ ही नहीं सकते जी, लेकिन रस्सी एक है, आप ये ध्यान रखना, रस्सी एक है ना, इसलिए ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कोई तो ऊपर नीचे जाएगा, है ना। हाँ ये आपकी रस्सी है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेंशन आएगा, 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 यहाँ टेंशन आपका 2T होगा, है ना, यहाँ टेंशन आपका 2T होगा, लेकिन यहाँ T ही है, यहाँ T है। हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है हमारा समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट V वेक्टर इज 0। ये आपका मतलब वो है, कंसेप्ट है। जब ये कंसेप्ट है तो देखो मैं लिखूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लिखना, सबसे प्लस 2T प्लस 2T, है ना। एक मिनट थोड़ा बड़ा लिखूँ, देखो प्लस टू टी इंटू माइनस वी बनाएगा, है ना, फिर प्लस 2T इंटू माइनस V2 आएगा, है ना, फिर प्लस T एंड माइनस V3, बस ये लो जी, इसको 0 लिख दो आप, दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर बड़े आराम से आ गया, 2V1 प्लस 2V2 प्लस V3 बराबर 0। अब आप है ना इसी क्वेश्चन को, वो जो है ना मैंने बताया आपको कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, सेम क्वेश्चन को आप उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो है पुल्ली का सेंटर, ये जो है पुल्ली का सेंटर, ये ब्लॉक है, तो आप ऐसा करो, इस वाली डिस्टेंस को वहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या मान लो, x1 मान लो, इसको आप क्या मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को x2 मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक की इस डिस्टेंस को आप x3 मान लो। अब देखो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ कि पूरी रस्सी कितनी लंबी है, पूरी रस्सी कितनी लंबी है, तो कैपिटल L इज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, तो इसका मतलब ये x1 है, ये x1 है, तो मैं कहूँगा 2x1 प्लस, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये x2 है, ये x2 है, तो मैं कहूँगा 2x2 प्लस ये है x3, है ना। अब आप इसको dl अपॉन dt कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो L का डिफरेंशियल 0 आएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, तो उसका डिफरेंशियल तो हर हालत में 0 ही आना है। बस आपका आंसर आएगा 2V1 प्लस 2V2 प्लस V3। आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान नज़र आ रहा है, पता है ये आसान नज़र क्यों आ रहा है, ये आसान नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है ना। जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में घुसोगे तो आपको ये आसान नज़र आएगा। अच्छा इसमें भी आसान नहीं है, क्या है इसमें, क्या किया है आपने 2T और बस एक आपको ये वाली इक्वेशन ही तो लिखनी है? ये तो आपके दिमाग के अंदर आ गई। तो ये 3 इक्वेशंस आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए, 3 इक्वेशंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैं बार बार लिख दे रहा हूँ तीनों इक्वेशंस को, है ना, बार बार लिख दे रहा हूँ तीनों इक्वेशंस को, बस इससे बाहर आप निकलो ही मत। आपके स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ओके अब आप देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, 33, इसको मैं केवल कंस्टेंट इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखूंगा मैं, आप लोग देखो, मैं इसका डायग्राम भी नहीं बना रहा, है ना। हाँ चलो डायग्राम बना दूँ क्या, वैसे चलो बना देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इधर कि क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ये भी बड़ा मतलब जो है ना अच्छा सवाल है, और ऐसी कोई ज़ोरदार चीज़ नहीं है इसके अंदर, है ना,
देखो मैं फिर भी इसमें बना रहा हूँ, बहुत सारी पुल्लियाँ हैं, शायद रस्सियाँ भी कुछ ज़्यादा ही हैं, है ना। 33 क्वेश्चन का डायग्राम देखो आप। सो प्लीज़ लुक एट द डायग्राम। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ अच्छा डायग्राम बनाने का। एक छत है जी, छत से एक रस्सी लटकी है ना। फिर वो रस्सी जा कर के एक पुली से लटकी है ऐसे, तो ये रस्सी इस तरह से घूमी है, फिर ये रस्सी जा कर के यहाँ एक पुली से लटक गई है, राइट। फिर यहाँ से एक रस्सी आ रही है ना, यहाँ से एक रस्सी आ रही है, और ये रस्सी यहाँ से आ कर के फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ एक पुली लटकी है, राइट। फिर ये जो है ना, ये रस्सी जा कर के वहाँ से एक पुली लटकी है, ये देखो यहाँ पे एक पुली लटकी हुई है ना। अच्छा, ये जो पुली है इसके अंदर इधर से एक रस्सी जा कर के, और यहाँ एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, कि यहाँ से ये चेंज नहीं हो सकता, राइट। फिर यहाँ से जा कर के ये रस्सी यहाँ जा रही है, फिर यहाँ एक पुली लटकी है ना। हाँ, फिर ये यहाँ पे फिर से एक रिजिड सपोर्ट है, और फिर ये यहाँ पे M1 लटका है। आप लोग जो है ना एक बार डायग्राम को चेक कर लो, ये M1 लटका है बेटा, और वो M2 लटका है। क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ मोशन दे रखी है ना। दे रखी है तो आप आराम से कर लो, नहीं दे रखी हो तो आप फिर क्या करेंगे, आप जनरल करेंगे। आपका A1 A2 की डायरेक्शन अपने आप आएगी, राइट। देखो जी, ये सीन है, तो 1 2 3 4 5 पुलिस लगाई हैं, यहाँ भी 5 पुलिस लगी हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे, इसको इन्होंने कहा है नीचे आ रहा है A2 और A1 जा रहा है ऊपर, राइट। दिस इज गोइंग अप एंड दिस इज कमिंग डाउन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट। अब देखो ये टेंशन T है। अब आप इसको अगर उससे करने लग गए ना, रस्सी की लंबाई से, जैसे आप इस रस्सी की लंबाई नापो, फिर आप इस रस्सी की लंबाई नापो पूरी, फिर आप इस रस्सी की लंबाई नापो पूरी, फिर आप इस रस्सी की लंबाई नापो पूरी। अब अलग अलग रस्सियों की लंबाइयाँ आपको फिक्स करनी है, ध्यान रखना। मतलब कितनी इक्वेशंस बनेंगी, रस्सियों की इक्वेशंस बनेंगी। एक तो इस रस्सी की इक्वेशन बनेगी, एक इस रस्सी की इक्वेशन अलग बनेगी, इस रस्सी की इक्वेशन अलग बनेगी, इस रस्सी की इक्वेशन बनेगी। अलग अलग रस्सियों की इक्वेशन ही बनाते रहो भैया, है ना। और फिर बना करके फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर आएगा आपका सब कुछ। डेट इज मच कुम्बरसम, है ना। तो देखो ये क्या आएगा। अब इसको देखो, कुछ नहीं करेंगे हम, अभी 2 मिनट में करते हैं। ये T है, ये T है, नहीं सॉरी, ये T है तो ये 2T हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 2T आएगा पक्का, वो तो फिर यहाँ पे 4T आ जाएगा, बस ऐड होते जाएंगे, है ना। यहाँ पे 4T, अब इसमें पूरे में 4T रहेगा, एक रस्सी में टेंशन सेम रहेगा। यहाँ पर 40 है ना, तो यहाँ 8T आ जाएगा, यहाँ 8T आएगा, राइट। अब यहाँ पर 8T आएगा, है ना, 8T, यहाँ पर 8T आएगा, करेक्ट। 8T, इस जगह क्या आएगा, इस जगह मेरे को लग रहा है 16T आएगा यहाँ पर। अब बस हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना, हाँ एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप फार्मूला ये वाला लगा दो, सिग्मा T वेक्टर डॉट A वेक्टर इज 0, खत्म, बस हो गया। अब देखो ये 16T अपवर्ड है, यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर चेक करिए, चेक द ब्लॉक ओनली, है ना। तो 16T अपवर्ड है, A2 डाउनवर्ड है, तो -A2 प्लस आप करेंगे इसको प्लस T प्लस A1, इट इज इक्वल टू 0। तो अब आपका A1 जो है ना वो 16A2 आ गया। अगर आप इसको सच में पुली की लेंथ ले लेकर के कंसीडर करोगे ना, तो भी रिजल्ट यही आने वाला है, रिजल्ट यही आने वाला है। बस आपके है ना जो 2-3 जो है ना इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उनका डिफ्रेंशिएशन आएगा, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो, रिजल्ट तो अल्टीमेट यही आने वाला है, राइट। चलिए अब हमने आपका ये कर दिया। अब देखो इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख दो, ये नीचे जा रहा है ना,
नीचे जा रहा है तो m2g नीचे, है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ m2g -16t बराबर m2a2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसका यूज करेंगे हम, राइट। और ये इसकी भी इक्वेशन लिख दो। तो ये तो ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g लिखो, t माइनस m1g बराबर क्या लिखेंगे m1a1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, राइट। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस में से आप निकाल लो अब m1 m2। सॉल्व आप करिए इक्वेशंस को, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो आपकी आदतें बनेंगी नहीं सॉल्व करने की, इसलिए आप इक्वेशंस खुद सॉल्व करिए, राइट। तो देखो ये सारे सवाल बड़े ही आसान सवाल हैं, है ना। हाँ, अब मैं आपको ट्रायंगुलर कंस्टेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगुलर कंस्टेंट बहुत ही मतलब मज़ेदार कंस्टेंट है, और वो भी जो है ना आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे अलग अलग बात है, अगर उसको इजी क्वेश्चन देना है तो वो फर्स्ट ग्लांस का क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है तो सेकंड स्टेज का दे देगा, और डिफिकल्ट बनाता है तो वो कैलकुलेशन करवा लेगा उसकी मर्जी है भैया पेपर सेटर की। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेपर में जो है ज़्यादातर सवाल इजी होते हैं। जैसे हम नीट की बात करें तो नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं। 45 में से जो है 25-30 क्वेश्चन बिल्कुल डैम सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। उन क्वेश्चंस को जो करके आते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को जो करके आते हैं तो वो सिलेक्शन की गारंटी नहीं, क्योंकि सभी कर आते हैं उन क्वेश्चंस को। उसके बाद में 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। उसके बाद में 5-7 क्वेश्चन टफ आते हैं, 1-2 क्वेश्चन चैलेंजिंग आते हैं। अब वो जो 1-2 क्वेश्चन चैलेंजिंग आते हैं उनको जो करके आता है ना वो अंडर 10 रैंक में आते हैं। तो वो बात है, आपको करना क्या है। देखिए मैं ट्रायंगुलर कंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल बात करके मैं अपना आज का लेक्चर जो है ना ख़त्म करूँगा। ट्रायंगुलर कंस्टेंट, ट्रायंगुलर कंस्टेंट, देखो ट्रायंगुलर कंस्टेंट क्या है, कुछ नहीं जी। देखो मैं आपको एक हालात खड़ा करता हूँ, एक सीन खड़ा कर रहा हूँ मैं। ये मान लो दीवार है, मजबूत दीवार है, बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार है, ये रखा है, राइट। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो है यहाँ पर एक स्टील का ब्लॉक है, देखना जरा ध्यान देना। स्टील का ब्लॉक है, तो ये लो जी स्टील का एक ब्लॉक बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है अभी, चाहे फ्रिक्शन हो जी कुछ भी हो, ये तो अपने तरीके से चलेंगे। हाँ, अब यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है स्टील का ही है, इसकी सरफेस भी ऐसे ही आ रही है। अब देखो ये एंगल थीटा है। अब दोनों स्टील के ब्लॉक हैं, है ना। अब अगर इस ब्लॉक को मैं इधर की तरफ खींचता हूँ, धक्का मारूँ जोर से धक्का मारूँ तो क्या होगा, ये ब्लॉक भैया ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको धक्का मारा जा रहा है तो यहाँ से ये स्पेस खाली करेगा, इसके लिए कहेगा चल स्पेस खाली कर, ऊपर जा, राइट। तो इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अभी अगर ये ऊपर चला गया और हम इसको छोड़ें ऊपर से तो इसको फिर इधर जाना पड़ेगा, ये कंस्टेंट है, ये कंस्टेंट है, तो होगा ये। चलिए अब सवाल ये उठता है, अगर इसकी एक्सेलरेशन को मैं a1 कह दूं तो फिर इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, या इसकी एक्सेलरेशन a2 अगर हो जाए नीचे की तरफ तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी इधर की तरफ। तो मैं इसका सिंपल सा फंडामेंटल कंसेप्ट बता देता हूँ। आप कुछ मत करिए, आप एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको y लिख दूं और इसको x लिख दूं, अगर मैं इसको y लिख दूं इसको x लिख दूं तो देखो क्या आएगा, tan थीटा क्या आएगा ये बताओ। tan थीटा बराबर आएगा y/x आएगा ना।
चलो तो y क्या आ जाएगा जी, y आ जाएगा x tan थीटा, y आ जाएगा x tan थीटा, राइट। अब जब ये y x tan थीटा आ जाएगा ना, तो पता है मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, आगे मैं लिखने वाला हूँ dy अपॉन dx। डिफ्रेंशिएट करो, थीटा तो बदलने वाला नहीं है, तो dx अपॉन dy अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dt, dx अपॉन dt tan थीटा। अब देखो क्या हुआ, dy अपॉन dt वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, vy इक्वल टू वी एक्स tan थीटा, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, तो v1 इज व्हाट, v1 इज x, है ना, v1 इज vx। अगर इसकी वेलोसिटी v2 है तो v2 इज vy, vy जाएगा, तो ये v2 है, इसको आप v2 बोल दो, इसको v1 tan थीटा बोल दो, बस ये आपका होगा ही होगा, ऐसा होना ही पड़ेगा इसको, राइट। अच्छा, फिर अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो भैया, कुछ नहीं यही आने वाला है, मैं बता देता हूँ, ए वाई बराबर ए एक्स टेन थीटा, है ना। अब आप इसको इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर थीटा वेरिएबल नहीं है तो, है ना, टेन थीटा बराबर, अगर थीटा वेरिएबल नहीं है तो टेन थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स लिख देंगे। टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे आप, वी वाई अपॉन वी एक्स लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, ए वाई अपॉन ए एक्स लिख देंगे, बस बात खत्म, है ना। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आगे फिर आपको वो लेने पड़ेंगे फोर्सेज, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, किसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, वेट किधर लग रहा है ना, ये सब लेने पड़ेंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस आप जो है ना करने की कोशिश करिए। जैसे 38 क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे फोर्सेज वगैरह अपने आप निकालने की कोशिश करो, मैं एक बार आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। हाँ, ये सब सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 41 तक आप करने का प्रयत्न करो, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस टिल 41, है ना। फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 41 तक करने का दम लगाओ, दम लगाओ, दम लगाओ, दम, अप टू 41, राइट। चलिए जी, एक मिनट ज़रा, चलिए सही है। तो ये आज की नमस्ते यहीं तक है। कल हम रेफरेंस फ्रेम्स पढ़ाएंगे, बस रेफरेंस फ्रेम्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फ्रिक्शन। तो ये चैप्टर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ख़त्म हो जाएगा, राइट।